अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। 2018 के इलेक्शंस के दौरान भारत की हालत को याद करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। इमरान खान के वजीर आजम बनने पर भारत में क्या कोहराम मचा हुआ था। इंडियन मीडिया ने तूफान उठा रखा था, ऐसी ऐसी हेडलाइंस थी कि अल्लाह की पनाह। लेकिन मरियम नवाज आज वो कह रही हैं जिसे बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मैं सुनकर हैरत ज़दा भी हूँ और परेशान भी। मरियम बीबी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इमरान खान और पीटीआई को भारत और इजराइल ने इलेक्शन के लिए फंड्स दिए। बहुत से सवाल मेरे जहन को परेशान किए हुए हैं। मरियम, क्या आपके पास इस बात के सबूत मौजूद हैं? मरियम, ये सबूत आज मिले या पहले ही सामने आ गए थे? अगर आज ही मिले तो क्या नून लीग इन सबूतों को अदालत में पेश करने जा रही है? अगर सबूत पहले ही मौजूद थे तो अब तक नून लीग ने इसे किसी अदालती फोरम पर पेश क्यों नहीं किया? जिस बात का पता इलेक्शन कमीशन नहीं लगा सका, मरियम नवाज ने कैसे उसका पता लगा लिया? एक और सवाल कि भारत ने नवाज शरीफ के बजाय इमरान खान को तरजीह क्यों दी? मरियम नवाज कहती हैं तहरीक इंसाफ को बीजेपी ने फंडिंग की है। वही बीजेपी जिसके वजीर आजम मोदी मरियम बीबी के वालिद मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत गहरे दोस्त हैं। नवाज शरीफ इख्तियार में हो या ना हो, इस दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दरिंदा मोदी जो 2014 में नवाज शरीफ को कभी सालगिरह की कभी ईद की मुबारकबाद दे देते हैं, वो पिछले माह भी मियां साहब को उनके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे टू यू का खत भेजते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो नवाज शरीफ की एक दावत पर किसी भी मुल्क के दौरे पर हों तो फौरन पाकिस्तान चले आते हैं। कभी मोदी जी मियां साहब को सजन भेजकर दिल की बातें कर डालते हैं तो कभी मियां साहब उनकी वालिदा के लिए साड़ियां भिजवाते हैं, तो कभी मोदी जी मरियम बीबी की बेटी और मियां साहब की नवासी की शादी में शिरकत के लिए चले आते हैं। सरहद पर चाहे कितनी कशीदगी हो, रियासत के ताल्लुकात खटाई में हो, लेकिन मियां साहब मोदी जी को मीठे आम भिजवाने नहीं भूले। लेकिन मरियम बीबी के इस दावे के मुताबिक मोदी की पार्टी ने इमरान खान को फंडिंग की है। इस बात से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने भी यू टर्न ले लिया है। अगर वाकई मियां साहब के बेस्ट बडी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है तो मरियम बीबी को इतना तो जरूर कहना चाहिए था कि ओ मोदी जी चंगा नहीं किया तुसी। सवाल ये है कि अभी जो हमारे नेबर है इंडिया, उनके जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम आने वाले 4-5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। वो भी तो इसी दुनिया में आते हैं इंडिया वाले, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी कैसे ग्रो कर रही है? कोरोना उनमें उधर हमारे से शायद ज़्यादा आया था। नहीं, यही मैंने बात की ना कि पार्टली तो ये बात कही जा सकती है कि मतलब सारी दुनिया में है महंगाई, लेकिन यहाँ पर मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई। जो टाइमली डिसीजन होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और हर चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ है, और बहुत सी चीज़ों के जो है ऐसे इन्फ्लुएंस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मतलब यह कि जिस का जो काम है जिस अदारे का वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इंडिया वाकई 4-5-6 साल में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा दुनिया में? नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं आपसे अपना एक सर्वे शेयर करता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम जो है ना इकोनॉमिकली बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और बिल्कुल ज़ीरो में। कंपटीशन में हमें ला ही नहीं रहे। अगर यही सर्वे सेम पाकिस्तान में कर लिया जाए, यहाँ के लोगों के साथ कर लीजिए, ये लोग तो शायद सुन रहे हैं तो मतलब कुछ और बात कर देंगे। अदरवाइज वैसे ही जाके किसी मार्केट में सर्वे किया जाए तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी? डेफिनेटली वो इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया जो है हमारा सबसे, यहाँ इसराइल है या अमेरिका है। लेकिन देखें ना, वो हमें कहीं रीड ही नहीं करते, कहीं रखते ही नहीं है, कहीं हमें लेबल ही नहीं करते कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि ये बेचारे खुद भीख मांग रहे हैं, बार बार IMF के पास जाते हैं और सारा मामला है। ठीक है, आपने बोला नो डाउट वो बन सकते हैं अगर एफर्ट करें, तो क्या अजीब नहीं है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी पावर जो बनने जा रही है, चाइना दूसरी इस टाइम है, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो हमारे नेबर में है, एक ये बैठा एक ये बैठा, और मार्केट भी दुनिया की पहले नंबर पे जो मार्केट है इंडिया, वो हमारे साथ है, और हम जो उनसे डिफॉल्ट हो रहे हैं बजाय उनसे रिलेशन बेहतर करके उनके साथ आगे बढ़ने के। देखिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, हमारा मज़हब भी यही कहता है। और देखिए, हमसायों का बड़ा हक है, अगर देखा जाए वो भी हमारे हमसाए हैं। अल्लाह के नबी ने ये थोड़ी कहा है कि अपने हमसाया देखें, आपका हमसाया मुसलमान है या यहूदी है। उन्होंने कहा हमसाया है और उसका राइट है, तो वो भी उन्होंने तो बाकायदा कहा नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करो, उन्होंने तो खुद एग्जाम्पल सेट किया। देखिए, ये चीज़ें डिबेटेबल इशूज़ हैं, लेकिन ये इक्वालिटी बेस पे होनी चाहिए। मतलब वहाँ से भी तो विल होनी चाहिए ना,
वो आपके पीठ पे छुरा घोंपते रहे और आप इस तरफ से ये बात करते रहे कि जी हम ट्रेड करेंगे, ये करें। ट्रेड हमारी मजबूरी है। अभी आपने 1 मिनट पहले बोला कि वो तो हमें अपने किसी कंपटीशन में लाते लाते नहीं नहीं है, हैं। और दूसरे नंबर पे आप कहें कि वो पीठ पे छुरा खोबे, ऐसे थोड़ा सा ये तो फिर जो बात है वो कंट्रोवर्शियल सी नहीं, अजीब सी हो जाती है। कंट्रोवर्शियल नहीं है। देखें, वो इसलिए हम हमें नहीं लेके आते। मैंने आपको बताया कि हम इकोनॉमिकली मैच नहीं करते उनके साथ। तो फिर वो क्यों हमारे पीठ पे छुरा खोबेंगे? मतलब उनका तो मुकाबला ही अमेरिका या चाइना के साथ है, खुद ही आप कह रहे हैं वो हमें कहीं गिनते नहीं है, हमें कहीं कंपटीशन में नहीं लाते। नहीं, आखिर देखें, हमें वीक करने में उनका राइट, उनका हाथ तो है ना। अब आप अपनी सारी वो जो इंटेलिजेंस की आप जो है मतलब रिपोर्ट्स निकाल लें, वहाँ पे सेल काम करते हैं जो यहाँ पर काला बाग डैम बनने नहीं देते। आपके जो मतलब पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके लॉकडाउन होने में उनका भी रोल है। ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल इस सारी पॉसिबिलिटी से बाहर निकाल सकते हैं। मान लिया 1 मिनट के लिए, मान लिया कि भाई वो हमारे पॉलिटिशियंस को खरीदते हैं या उन पे इन्वेस्ट करते हैं, जो आपने बोला, तो वो पॉलिटिशियन कहाँ के होते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान। तो कसूर किसका ज्यादा हुआ? देखें, हमारा कसूर है। जिस तरह मैं अभी फिर एक कोट करूंगा कि टीपू सुल्तान ने एक बात की थी। उसने कहा था जी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी माओं ने चंद गद्दार पैदा कर दिए हैं। और उसके बाद दूसरा जाफर, जो मीर उन्होंने सादक बोला ये कि अंग्रेज़ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उसने उन गद्दारों को पहचान लिया। तो ये सारे लोग बातें कह गए, कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज और बैकग्राउंड हिस्टोरिकल नॉलेज हो ना, तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। टाइम डाल दें, मुझे नहीं लगता कि कम होगी या नहीं होगी, पर मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि यार अल्लाह के खौफ से डर जाओ। बड़ा खौफ आता है, तुर्की में देख लो क्या हुआ है, ठीक है। बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह के खौफ से डर जाओ, अल्लाह के खौफ से डर जाओ। अपनी कुर्सी के चक्रों में दूसरों को ना रोलो यार, ना रोलो। कहा जा रहा है 28 तारीख को, ये जो परसों आ रही है, कल 28 फरवरी को दोबारा से पेट्रोल की कीमतें नहीं आएंगी। क्या समझते हैं, कम होगी या ज़्यादा होगी? मेरे ख्याल से कीमतें जो नहीं आएंगी, वो जो अगर ज़्यादा आएगी फिर वो अल्लाह का अज़ाब ही आएगा इनके ऊपर। क्योंकि जो बददुआ इस टाइम मिल रही है ना, मैं कहता हूँ कि ऐसी बददुआ अगर लग जाए तौबा नाउज़ुबिल्लाह किसी को, क्योंकि बड़े लोग ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हड़ताल, स्ट्राइक्स वगैरह की जाती है। उसके अलावा मार्शल लॉ भी लगे। अगर हम बाहर देखें, चलो दूर कहीं नहीं जाते, जहाँ से हम निकले इंडिया, वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। वहाँ पर स्ट्राइक्स इतनी कम है जितनी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। क्या समझते हैं कि वहाँ अगर हम देखें तो आज वहाँ हर चीज़ मियारी है, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, और यहाँ पर 150, 200, 300, 500। क्या समझते हैं, दूर नहीं जाते तो हमारी मुर्गी के देख ले, रोटी के देख ले, आटे का देख ले। क्या समझते हैं, क्यों? मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया में जो आप बात कर रही है ना, वो ना जैसे एक दूसरे की दुश्मनी होती है ना, वो एक दुश्मनी के चक्कर के अपना मुल्क ठीक कर रहे हैं। वो एक दुश्मनी के चक्कर में अपना मुल्क ठीक कर रहे हैं कि यार मैं इससे आगे बढ़ूं, और इससे आगे बढ़ा जाता है जब आवाम का सारा कुछ पूरा हो रहा हो, तो वो आवाम का भी पूरा कर रहे हैं और अपना लेवल भी ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। इधर अपनी कुर्सी के नीचे, जो कुर्सी के लिए जो नीचे आता है उसको दबा दो, ठीक है। अगर हम देखें तो क्या वो अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे? अगर दुश्मनी के तहत भी वो कामयाब हो रहे हैं तो कामयाबी अच्छी चीज़ नहीं है। वो देखो ना, दुश्मनी के चक्कर में उनकी वाम का बड़ा अच्छा हो रहा है। मैं ये बात बता रहा हूँ कि उनकी वाम बड़ी खुश है इस टाइम। उधर भी गुर्बत है, ये नहीं है, उधर भी गुर्बत है, पर ये चीज़ नहीं है। उधर ये है कि हर बंदे, उधर काम इतना है, बिजनेस इतना है कि हर बंदा कमा के ही लेकर जाता है। हमारे जैसे वहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं, 35 करोड़ मुसलमान हैं, हमसे ज़्यादा हैं। क्या समझते हैं कि आज वो अफसुदा भी हैं और खुश भी हैं? वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के हालात देख के हमें दुख भी होता है, लेकिन हम खुश भी हैं। और बांग्लादेश भी यही कहता है कि हम खुश भी हैं कि हम निकल आए हैं, हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारे। क्या समझते हैं इस तरह की स्टेटमेंट से? कुर्सी के चक्कर में पहले हम उसका बड़ा साथ देते थे, अब तो मैं उसी बंदे को भी यही कहता हूँ कि यार कुर्सी के लिए लड़ रहा है। तो मुझे ये बता, दुबई में या लंदन में, पाकिस्तान में है बैठे वो? नहीं, किसी के भी नहीं है सर, किसी आर्मी चीफ के बच्चे यहाँ नहीं है, किसी जज के नहीं है। और मैं 18वें ग्रेड का सीएसएस बंदा, उसका बच्चा को नहीं बैठा, आप कह रहे हैं उसकी बातें कर रहे हैं। ये लंदन ने आपको तबाह किया, आपके दिमाग से लंदन ही नहीं निकल रहा। खुदा बना लिया आपने लंदन को, खाना काबा बना लिया, नाउज़ुबिल्लाह। कोई एक शर्मो हया, कोई कुछ देखो यार। कैपिटल सिटी के अंदर आज अब सारा आलम ने जो लिखा है, कैपिटल सिटी के अंदर ये हो रहा है। बिल्कुल उठाया जा रहा है, और फिर किस तरीके से खूबसूरती से पैसे लिए जा रहे हैं और प्रॉपर्टियां छीनी जा रही हैं। और सर उसी सेक्टर में हो रहा है जहां मैं रहती हूँ। बिल्कुल है, फिलहाल लिखा है
सेम इधर ही हो रहा है। लेकिन सर वो हम अगर अमजद शोएब साहब की बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब को जो अरेस्ट किया है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है? पहले कम हुआ है, सारे हर दौर में ही होता जा रहा है। कोई पूछने वाला, वो मेरा जो अंदाजा है उनको पकड़ने का, वो तो एक सिग्नल भेजा गया मेरे ख्याल रिटायर फौजियों को, भाई बस करो, आगे जाओगे तो अब रेड लाइन ये है मेरे ख्याल में। लेकिन ज्यादती उनका जो मैंने सुना, जो उनके ऊपर उन्होंने 20 लाख उन्होंने किया था, इट वाज नॉट बिलो द बेल्ट। अगर उन्होंने बात कर भी दी है, जो कुछ भी है, लोगों के जबानें बंद करो, हालात ठीक करो। लोगों की जबानें बंद करने से हालात ठीक नहीं होते भाई। ये वही चीज इन्होंने की है, कहते सर में दर्द है सर काट दो, ये इस तरह सर दर्द नहीं ठीक होता, इसको दवाई चाहिए होती। लेकिन क्या करें, एक लैंड एक ऐसी है, अनप्रडिक्टेबल है, जिसका वाली वारस ही कोई नहीं है। मेरा तो आज आपसे क्वेश्चन है, बल्कि मैं सोचता हूँ किसी वक्त आपका इंटरव्यू करूं आरजू, आपसे पूछने को दिल कर रहा है, आपको कौन इस वक्त गवर्न कर रहा है? आपकी स्टेट कौन चला रहा है? कोई नहीं चला रहा सर, ऑटो पायलट पर है पाकिस्तान इस वक्त, यूएफओस। लेकिन सर अब बहुत से हम देखते हैं उस पे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे कई वीडियोस आती हैं, जो लोग रोड पे जाके लोगों से बातें कर रहे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपके ख्याल से यहाँ पे कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल पहले तो इतने बुराइयां होती थी उनकी, बीजेपी और पता नहीं आरएसएस और पता नहीं क्या क्या सुनने में आता था। अब लोग एकदम उल्टी बात करते हैं। आपके पास मनमोहन सिंह जैसा है लीडर, नरसिम्हा राव जैसा लीडर है आपके पास, मोदी साहब जैसा तो बाद में चले बात की जाएगी, पिछले में बात कर रहा हूँ, पिछले 10 लीडरों की बात कर रहा हूँ। लाए ना उन जैसा को निकाल के, कपड़े उनके देखें, उनके बच्चे भी वही होते हैं, कपड़े भी वैसे ही होते हैं। मैं किसी वक्त एक बताऊंगा आपको बात, हमारे एक वजीर आजम गए थे वहां पे, तो उन्होंने दिन में कुछ 3 सूट चेंज किए थे। तो मुझे किसी ने बताया कि कॉटन की साड़ी में आई थी सोनिया गांधी और साथ उनके थे मनमोहन सिंह। सारा दिन उसी साड़ी कॉटन में वो रही, उन्हीं कपड़ों के अंदर मनमोहन सिंह रहे, कॉटन के कपड़ों। और उनकी इस 3 मीटिंगों के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो यहां से पाकिस्तान से, एक बहुत खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर गए थे पाकिस्तान से, उन्होंने कुछ $25,000 के 3 सूट चेंज किए थे। ये मांगने जाते हैं बाहर के दौरों पे, 300 लोगों को साथ लेके, 300 लोगों को, कुक साथ, फोटोग्राफर साथ लेके जाते हैं और घड़ियां पहनते हैं $20,000, $40,000 की, मांगने के लिए। अगले हैरान हो जाते हैं, ये मांगने आया यार, इतना बड़ा जहाज लेके आया, 300 बंदा साथ लेके आया मांगने के लिए। शर्म ही नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई मैनरिज्म नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक कोई नॉर्म्स नहीं है। क्या करें, बंदा कहां से शुरू करे? लेकिन चले, अब मेरा ख्याल में कि अब आखिरी किस्त चल रही है इस वक्त, जो चल रही है, देखें आप। सर ये तो कह रहे हैं कि जून में फिर जाएंगे आईएमएफ के पास, अभी एक विले नहीं है, जून में फिर तैयारी। ये आईएमएफ के पास इतना जाएंगे, आईएमएफ ही भाग जाएगा, हो सकता है वो बंद ही कर दें दफ्तर अपना, जितना इन्होंने उनके पीछे जाना है। क्या वो करें बेचारे। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इस दफा जो आए हैं, उन्होंने काफी आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि इंसान के बच्चे बनो। फिर देखा नहीं आपने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरन कहा जी सादगी की मुहिम चला दें। कहते जी हम आइंदा, हम कहते नहीं, कुछ शर्म आ गया। देख, $17.4 बिलियन यूएन ने आपको कहा है भाई, आप अपने अफसरों को मराद देते हैं। 1.5 लाख गाड़ी भाग रही है यहाँ सरकारी पेट्रोल पर। ये माइंड सेट है। शहबाज शरीफ साहब, माइंड सेट पहले अपना चेंज करें। अपने बच्चे लंदन से वापस बुलाएं, पहले अपने बच्चे पहले बुलाएं। अमीरुल मोमिनीन से भी रिक्वेस्ट है, दुनिया की औलादों से जेलें ना भरो, अपने बच्चे भी बुलाओ और प्लस्तर उतारो, खुद भी जेल जाओ। इसको लीडरशिप।